हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, जिसमें करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया था। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन फैक्टरों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पिछले क्लास में या इससे पहले 2-3 पार्ट मैंने बनाया इलेक्ट्रिसिटी का, तो होपफुली वो आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अब मैं आज टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी ही है हमारा चैप्टर पार्ट 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, हमें जनरली हमने पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। रेजिस्टेंस जो होता है कि द प्रॉपर्टी of the conductor due to which it opposes the value of current are called resistance। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट की वैल्यू को अपोज करता है। अगर किसी भी वायर से करंट पास हो रही है तो रजिस्टर का मतलब होता है करंट को वहाँ पर ट्रैप करेगा, तभी हमारा कोई अप्लायंस काम करता है। यानी कि रेजिस्टेंस कंपलसरी है किसी भी अप्लायंसेस को वर्क करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको लिख देता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी भी वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। यहाँ पे क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। एरिया, किसी भी वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट को अपोज करना। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतनी ही इजीली पास होगी, यानी कि उतना ही वो गुड कंडक्टर होगा। तो एरिया जितना ज़्यादा उतना ही रेजिस्टेंस कम, यानी कि वो गुड कंडक्टर। इसलिए कई बार मतलब डेली लाइफ में देखो, घर में क्या होता है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बहुत सारे हीटिंग अप्लायंसेज जो होते हैं उसके वायर काफ़ी मोटे होते हैं। जैसे मान लो फ्रिज का वायर है, काफ़ी मोटा होता है। इलेक्ट्रिक आयरन का वायर काफ़ी मोटा होता है, यानी कि उसका एरिया ज़्यादा है ना। एरिया ज़्यादा है
तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट उससे स्मूथली पास होगी। तो ये क्लियर है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। और थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल्स, मतलब कि नेचर, जो हम वायर ले रहे हैं, जो कंडक्टर ले रहे हैं, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, सिल्वर का है, आयरन का है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। जो मैंने पहले ही लिखाया हुआ है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इसी टर्म में मेजर करते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो भी कहते हैं, मतलब काफ़ी कम होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कॉपर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तभी तो देखो घर में क्या होता है कि हम लोग जनरली कुछ भी अप्लायंसेज लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि कॉपर जो वायरिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेरिजन टू एल्युमिनियम, ठीक है। क्योंकि उसकी कॉपर वायर का क्या होता है कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो करंट उसे ईजिली पास होती है, करंट कहीं पे रुकती नहीं है, तो उसके जलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि जितने रेजिस्टेंस, जितने भी प्योर मेटल है ना, उसका रेजिस्टेंस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा हमारा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द वैल्यू ऑफ करेंट, है ना, अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट, वहाँ पे लिख सकते थे हम, है ना, फ्लो ऑफ करेंट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ, इन सब के साथ एक कंबाइंड फार्मूला आता है। उस फार्मूला को याद कर लोगे। फार्मूला क्या है, अभी मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस, फर्स्ट यहाँ पे दो रिलेशन हमने लिखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना तो हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम एक वैल्यू यूज़ करेंगे जिसको रो बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। यानी कि हमारा ये फार्मूला हमारा बन जाता है। अब मैं इसमें टर्म जितने भी है मैं उसको बता देता हूँ क्या क्या है। R का मतलब हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। L का मतलब हो जाएगा लेंथ और A का मतलब हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है, ओम है। लेंथ का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, R इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। तो अगर हमें इसको रेजिस्टिविटी इक्वल टू लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, R इंटू A अपॉन L। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, जिसको ओमेगा सिंबल से करते हैं। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि ये ओम मीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो SI यूनिट है, यूनिट इज़ ओम मीटर, या इसको ओम मीटर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अभी तक हमने ये सब देख लिया कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हो सकता है कि
अभी ये कन्फ्यूजन तुम लोगों को हो रही होगी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने लिखाया है, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू होती है ना, किसी भी कंडक्टर की जो वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी के बेसिस पे ही हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है बुक्स में, जितनी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी ना उतना ही गुड कंडक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो कई बार हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी बोल देते हैं रेजिस्टेंस जितना कम उतना ही गुड कंडक्टर। तो सेम चीज़ हम उसी के बारे में भी बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम इसका दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का तो हमने देख ही लिया है, अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि द resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square मीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी कि इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। कैसे, अब ये देखो यही फार्मूला था हमारा। अगर लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल कि 1 मीटर है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 और 1 जब वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ कितना हो 1 मीटर हो, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इसमें जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेन डिफरेंस इसमें दोनों में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था पहले ही। रेजिस्टेंस के बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी के साथ क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स लाइक लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन only 2 factors like nature
ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। यानी कि इसको लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी एक ही होगी। एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर ये जो होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी अगर 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी चाहे 1 मीटर लेंथ का कोई सिल्वर हो, 2 मीटर लेंथ का सिल्वर हो, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे सिल्वर होना चाहिए। ठीक है, एरिया से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, छोटा सिल्वर हो, बड़ा सिल्वर हो, मोटा हो, थिक हो, थिन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मतलब अगर मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि रेजिस्टेंस क्या था कि वो लेंथ पे भी डिपेंड करता था। अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा दैन शॉर्ट वायर, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम था। तो बस यही जनरली डिफरेंस है दोनों में। बाद बाकी सारी चीज़ें लगभग ये रेजिस्टेंस आर इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्लियर है। तो आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि ये सारी चीज़ें थी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अब मैं एक न्यूमेरिकल इसमें मैं करा देता हूँ आपको कि एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें देखते हैं कि रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है कि 8 ohm resistance wire is doubled up by folding। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 8 ओम रेजिस्टेंस एक वायर है, उसको डबल्ड अप किया जा रहा है फोल्डिंग करके, तो हमें उसका न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखते हैं गिवन क्या है। R1 गिवन है, R1 मतलब जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम दिया हुआ है, लेकिन वायर का लेंथ नहीं दिया हुआ है, ना तो एरिया दिया हुआ है। तो हम इसको लेट्स दैट करके लिख लेते हैं कि लेट्स दैट लेंथ इक्वल टू मान लिया हमने L है और एरिया इक्वल टू हमने मान लिया A है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला जो हम जानते हैं, क्या फार्मूला है, वी नो डैट कि R इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे R1 दे देते हैं, है ना, ये लेंथ है, तो ये कितना हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है 8 इक्वल टू रो L अपॉन A। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या दिया गया है कि फोल्डिंग, अगर किसी भी जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक कुछ भी रॉड है, अगर उसको हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, फोल्ड करेंगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा और एरिया डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे दो पेन ले लो। ठीक है, उस पेन को क्या करो कि एक पेन के ऊपर दूसरे पेन को रखो, मान लो एक पूरा पेन को एक लेंथ में रखा हमने, फिर उसके बाद उसको फोल्ड किया, तो क्या है कि लेंथ हाफ हो जा रहा है और एरिया डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में जो हमारा लेंथ है वो हाफ हो गया, यानी कि L हमने उसको लेट्स सेट किया था तो L/2, और एरिया क्या हो गया हमारा A था तो 2A हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस ही निकालना है, R2 निकालना है, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट वैल्यू है तो चेंज होगी नहीं, तो लेंथ क्या हो जाएगा L/2 इंटू 2A। ठीक है, तो रो L अपॉन 4A, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो L अपॉन A।
ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ रो L अपॉन A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, R2 इक्वल टू 1/4 रो L अपॉन A इक्वल टू कितना है 8, यानी कि इससे कैंसिल हो गया, यानी कि ये R2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का मैं जनरली भी अगर कोई भी ऐसा फोल्डिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। एक मैं फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पे अभी देखो कि 8 था तो 4 हो गया, तो हम शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वैसे लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R1/4। ठीक है, फोल्डिंग का भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो R1 अगर गिवन है 8/4 यानी कि 2, ये MCQ के लिए। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल होगा करना है तो हमें इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।